स्वागत है। मैं अनुरुद्ध सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बांदा। कक्षा 11, विषय जीव विज्ञान, इकाई 5 मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अध्याय 20 गमन एवं संचलन के अंतर्गत प्रकरण कंकाल पेशियाँ, संकुचनशील प्रोटीन एवं पेशी संकुचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन आज हम लोग करेंगे। हमारे अध्ययन बिंदु आज के अध्ययन के होंगे कंकाल पेशियाँ क्या हैं, संकुचनशील प्रोटीन की संरचना क्या है, पेशी संकुचन किस प्रकार से होता है, इसकी क्रियाविधि क्या है। पूर्व के अध्ययन में हम सीख चुके हैं कि पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति अध्ययन स्तर से होती है। पेशियों के कई विशेष गुण होते हैं जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रासार्य एवं प्रत्यास्थता। पेशियों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। उनमें से वर्गीकरण का एक आधार स्थापन के आधार पर पेशियों को 3 भागों में बांटा गया है: कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी एवं हृदय पेशी। आज के वीडियो में हम कंकाल पेशी क्या है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। मानव शरीर का ढांचा क्या है? कंकाल। कंकाल से जुड़ी हुई परतों को क्या कहते हैं? पेशियाँ। पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कंकाल पेशियों के बारे में आप क्या जानते हैं? आज के वीडियो में हम कंकाल पेशियों की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। कंकाल पेशियाँ दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो कंकाल से जुड़ी हुई पेशियाँ हैं उनमें संकुचन एवं शिथिलन की क्रिया दिखाई देती है। यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं एक कंकाल पेशी जो हाथ की भुजा की है, यह शिथिल अवस्था में दिखाई दे रही है। बीच में अस्थि है, ह्यूमेरस, और उसके दोनों तरफ यह डार्क रेड कलर की जो पेशियां हैं इन्हें कंकाल पेशी कहते हैं क्योंकि यह कंकालों से जुड़ी हुई पेशियां हैं। इसी प्रकार से दूसरे चित्र में संकुचित कंकाल पेशी दिखाई दे रही है। भुजा को मोड़ने पर यहाँ पर पेशियों में संकुचन हो गया है। जो कंकाल पेशियाँ हैं शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं, अर्थात जो हड्डियाँ होती हैं यह उनके सन्निकट स्थित होती हैं। सूक्ष्मदर्शी अध्ययन में इन पर धारियाँ दिखाई देती हैं, अर्थात जो कंकाल पेशी होती हैं इनमें रेखाएं दिखाई देती हैं। दोनों चित्रों में आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से रेखाएं दिखाई दे रही हैं, धारियाँ दिखाई दे रही हैं, इसलिए कंकाल पेशियों को रेखित पेशी भी कहते हैं। इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण होता है, लेकिन वह ऐच्छिक रूप से होता है। हमारी इच्छा के आधार पर कंकाल पेशियों में गति होती है। हम जब चाहेंगे तब हमारा हाथ मुड़ेगा, जब हम चाहेंगे तब हमारा पैर मुड़ेगा, अर्थात हमारे कंकाल की पेशियों का ऐच्छिक रूप से नियंत्रण होता है, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। कंकाल पेशियों का उपयोग कहाँ कहाँ पर है? मुख्य रूप से जैसे हम लोग चलते हैं, शारीरिक मुद्राओं को बदलते हैं, उन सब में कंकाल पेशियों का उपयोग होता है। कंकाल पेशियों को ऐच्छिक पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका नियंत्रण हमारी इच्छा पर निर्भर है। संगठित कंकाल पेशियाँ क्या हैं, इनकी संरचना किस प्रकार से होती है? अब हम संगठित कंकाल पेशियों की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं, जिन्हें अंग्रेजी में फैस्किल कहते हैं, से निर्मित होती है। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, अस्थि है, पीछे के चित्र से रिलेट करते हुए देखिए। यहाँ पर यह मांसपेशी है जो कि अस्थि से जुड़ी हुई है, कंकाल से जुड़ी हुई है, इसलिए कंकाल पेशी कहते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं पहले बिंदु में, प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी
कई पेशी बंडलों या पूलिकाओं से निर्मित होती है। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो कंकाल पेशी है यह कई पेशी बंडलों या पूलिकाओं से या फैसिकल से बनी हुई है। फिर इसके बाद अगले बिंदु में प्रत्येक पेशी बंडल कोलेजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरा होता है, जिसे संपट्ट कहते हैं। अर्थात यह जो पेशी बंडल है, पेशी बंडल चारों तरफ से एक कोलेजनी संयोजी ऊतक से घिरा हुआ है और इस पूरे को संपट्ट कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में अनेक पेशी रेशे उपस्थित होते हैं। अब यह जो पेशी बंडल है, पेशी बंडल में अनेक पेशी रेशे उपस्थित होंगे। इस प्रकार से ये पेशी रेशे दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक पेशी रेशा सार्कोलेमा नामक झिल्ली से घिरा रहता है। अर्थात यहाँ पर यह जो एक पेशी तंतु या पेशी रेशा है, इसके चारों तरफ आप एक कवर देख रहे हैं, जिसे कि हम सार्कोलेमा कहते हैं। पेशी रेशा एक संकोशिका है। संकोशिका से तात्पर्य क्या है? अर्थात ऐसी कोशिका है पेशी रेशा जिसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो ऐसी संरचनाएं जिनमें अधिक केंद्रक होते हैं, एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, उनको संकोशिका कहते हैं। इसलिए पेशी रेशा भी एक संकोशिका है, क्योंकि इसमें एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। और जो पेशी रेशा है, इसके अंदर जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक जितने भी होंगे सभी इसी सार्कोप्लाज्म पर निहित होंगे, उपस्थित होंगे। पेशी रेशा के पेशी द्रव्य में उपस्थित जो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, पेशी रेशे पे पेशी तंतु पर अगर उपस्थित है वो, तो उसे अंतःप्रद्रव्ययी जालिका या अंतःद्रव्ययी जालिका न कहकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या पेशी द्रव्य जालिका के नाम से जाना जाता है। अब यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक विशेष लक्षण युक्त होती है। जो पेशी तंतु होते हैं उनके सार्कोप्लाज्म में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है और उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं और यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन का भंडार गृह होते हैं। सार्कोप्लाज्म में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतु होते हैं, जिन्हें पेशी तंतु मायोफिलामेंट या पेशी तंतुक कहते हैं। जो पेशी है, कंकाल पेशी है, उसमें कई सारे पेशी बंडल उपस्थित हैं। यहाँ पर पेशी बंडल आप देख रहे हैं। इन पेशी बंडलों में से एक पेशी बंडल से निकला हुआ एक तंतु है। तंतु में यह एक पेशी तंतु का चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है और पेशी तंतु से निकला हुआ एक यह पेशी तंतु का चित्र दिखाई दे रहा है। पेशी रेशा या पेशी द्रव्य में उपस्थित अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पेशी तंतु या पेशी तंतुक, जिसे मायोफिब्रिल कहते हैं, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, इसको समझते हैं। जो पेशी तंतुक या मायोफिब्रिल है, प्रत्येक पेशी तंतुक के अंदर क्रमवार हल्के व गहरे पट्ट स्थित होते हैं। चित्र में आप हल्का रंग का पट्ट देख रहे हैं, यह वाला, और दूसरा गहरे रंग का पट्ट देख रहे हैं, जो इतना भाग दिखाई दे रहा है। पेशी तंतुक के हल्के व गहरे पट्ट क्रमशः एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। यहाँ पर हल्का पट्ट जो है यह एक्टिन से निर्मित है और जो गहरा पट्ट है वह मायोसिन से निर्मित है। यह आप इधर भी देख सकते हैं। जो यह गहरा पट्ट है उसमें मायोसिन से बने हुए तंतुक मोटे मोटे लाइनें दिखाई दे रही हैं और जो हल्का पट्ट है उसमें यह पतली लाइनें दिखाई दे रही हैं मोटे पट्टों के बीच में। एक्टिन से बने हल्के पट्ट आई पट्ट कहलाते हैं। इन्हें समदैशिक पट्ट के नाम से भी जाना जाता है। और मायोसिन से बने हुए गहरे पट्ट जो हैं उन्हें ए पट्ट कहते हैं और दूसरा नाम इनका विषमदैशिक पट्ट भी है। यहाँ चित्र में
आप गहरा पट्ट जो गहरे रंग का है इसे ए पट्ट कहते हैं, अर्थात एनआइसोट्रॉपिक या विषमदैशिक पट्ट कहते हैं, और आई पट्ट यानी आइसोट्रॉपिक बैंड जो एक्टिन का बना हुआ है हल्के रंग का दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में एक्टिन प्रोटीन से बने प्रत्येक आई पट्ट के मध्य इसे द्विविभाजित करने वाली प्रत्यास्थ रेखा को जेड रेखा कहते हैं। जो यहाँ पर यह जेड लाइन या जेड रेखा दिखाई दे रही है, यह आई पट्ट के मध्य से इसको द्विविभाजित कर रही है, और इसे क्योंकि ये जेड जैसे कुछ अक्षर बन रहे हैं इसलिए इसको जेड रेखा या जिग जैग रेखा कहते हैं, क्योंकि यह जिग जैग क्रम में व्यवस्थित है। ए पट्ट के मोटे मायोसिन तंतु जो हैं वह एक पतली रेशेदार झिल्ली जिसे एम लाइन या एम रेखा कहते हैं से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर एक एम लाइन देख रहे हैं, यह जिग जैग नहीं है, सीधी रेखा है और पतली रेखा है। इससे ये मोटे पट्ट मायोसिन के जुड़े हुए हैं दोनों तरफ, और इस मायोसिन से जुड़े होने के कारण इसको एम लाइन कहते हैं। बच्चों, जो एक्टिन तंतुओं से बना हुआ पट्ट है उसे क्या कहते हैं? आई पट्ट कहते हैं। संकुचनशील कार्य इकाई क्या है, अर्थात पेशी संकुचन की जो इकाई है वह क्या है? अब हम संकुचनशील कार्य इकाई के बारे में अध्ययन करते हैं। संकुचनशील कार्य इकाई सार्कोमियर के नाम से जानी जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ लक्षण हैं, जैसे कि पेशी रेशों की पूरी लंबाई में ए पट्ट और आई पट्ट एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यह हम अभी पिछली स्लाइड में भी बात कर चुके हैं। अर्थात जो आई बैंड है इसमें जो पतली रेखाएं दिखाई दे रही हैं, अर्थात जो आई पट्ट है और जो ए पट्ट है, इनमें एक्टिन और मायोसिन पूरी लंबाई में एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। दो अनुक्रमित जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशक का भाग एक संकुचनशील कार्य इकाई बनाता है। अर्थात दो जेड लाइनें जो हैं उनके बीच का जो भाग है, एक जेड लाइन ये आप देख रहे हैं, दूसरी जेड लाइन आप ये देख रहे हैं, इन दोनों के बीच के भाग को हम सार्कोमियर कहते हैं और यही संकुचनशील कार्य इकाई है। विश्राम अवस्था में जो पतले तंतु के सिरे हैं, दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर अति आच्छादित करते हैं। अर्थात यह जो पतले एक्टिन के तंतु हैं, ये मायोसिन के तंतु को बीच वाले केंद्रीय भाग को छोड़कर पूरे में अति आच्छादित यानी ओवरलैप किए हुए हैं। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग अर्थात जो हमारी ए पट्ट है उसमें जो सेंटर वाला पोर्शन है, केंद्रीय भाग जो है, उसमें पतले तंतुओं से अति आच्छादित भाग जो नहीं होता है उसे एच क्षेत्र कहते हैं। इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि इतना पोर्शन जो एम लाइन का, इतना बीच का ये पोर्शन है एम लाइन से जुड़ा हुआ, इसे हम एच क्षेत्र कहते हैं या एच जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्टिन के तंतु अतिव्यापित नहीं है। पेशी रेशों की पूरी लंबाई में कौन कौन से पट्ट एकांतर क्रम में स्थित होते हैं? ए पट्ट और आई पट्ट। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना क्या है, इसको भी समझना अति आवश्यक है। अब हम संकुचनशील प्रोटीन की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना देखते हैं। प्रत्येक एक्टिन तंतु सर्पिल रूप से कुंडलित 2F अर्थात फिलामेंटस तंतुमय एक्टिनों का बना होता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि यह जो एक्टिन तंतु है, 2F एक्टिन अर्थात एक लड़ी यह इस प्रकार से जा रही है और दूसरी लड़ी यह इस प्रकार से जा रही है, और ये दोनों लड़ियाँ F एक्टिन की हैं। प्रत्येक F एक्टिन G अर्थात ग्लोबुलर अर्थात गोलाकार एक्टिन इकाइयों का
बहुलक है। यह जो गोल गोल संरचनाएं हैं, अगर हम एक को अलग कर लें तो प्रत्येक को जी एक्टिन कहेंगे, अर्थात गोलाकार एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन कहेंगे। एक अन्य प्रोटीन जिसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, वह 2 F तंतुओं पर लिपटी हुई पाई जाती है, अर्थात पूरी लंबाई में फैली हुई होती है। यहाँ पर चित्र में ट्रोपोमायोसिन लाल बैंड जिसमें दिखाई दे रहे हैं, यह एक प्रोटीन है जो पूरी लंबाई पर F एक्टिन या एक्टिन तंतु के चारों ओर फैली हुई है। इसी के साथ एक अन्य प्रोटीन जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी होती है, जटिल प्रोटीन है, उसका नाम ट्रोपोनिन है और वह ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर उपस्थित होती है। जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन पर नियत इस अंतरालों पर स्थित है। विश्राम अवस्था में ट्रोपोनिन अणु जो होते हैं एक्टिन तंतु के मायोसिन शीर्ष से बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढके हुए रहते हैं, अर्थात जो ट्रोपोनिन है ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ करके जो एक्टिन के ऐसे भाग हैं जहाँ पर मायोसिन सिर को बंधना है, वहाँ पर मायोसिन से बंधने वाले एक्टिन के सिरों को ट्रोपोनिन ढके हुए रहता है। एक्टिन की तरह ही मायोसिन भी एक बहुलक प्रोटीन है। बहुलक मायोसिन एक लकी मेरोमायोसिन से निर्मित होता है और जो मेरोमायोसिन है इसमें 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर होता है, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर होता है। मायोसिन का चित्र बना हुआ है। एक तंतु जो इसमें है सिर एवं पूंछ सहित मेरोमायोसिन कहेंगे और इस मेरोमायोसिन का ऊपरी हिस्सा कुछ पूंछ सहित सिर कहलाता है और बाद का हिस्सा पूंछ कहलाता है। अर्थात मेरोमायोसिन के 2 भाग हैं, सिर एवं पूंछ। गोलाकार सिर जो मेरोमायोसिन का है, यह वाला भाग, यह एक एटीपीएज एंजाइम है और एटीपीएज एंजाइम वाला यह भाग ही एक्टिन के सक्रिय स्थलों पर बंधता है। तो मेरोमायोसिन के 2 महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं? शीर्ष जिसमें कुछ पूंछ होती है और बाकी पूंछ वाला हिस्सा। पेशी संकुचन की क्रियाविधि क्या है, किस प्रकार से पेशी संकुचन होता है, अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पेशी संकुचन की क्रियाविधि के अनेक सिद्धांतों में से सर्वमान्य सिद्धांत सर्पितंतु सिद्धांत है। इसकी क्रियाविधि का आधार पेशी रेशों का संकुचन किस तरह से होता है, पतले तंतुओं का मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। अर्थात जो एक्टिन के पतले तंतु हैं वे मायोसिन के मोटे तंतुओं पर सरकते हैं, इसलिए पेशी का संकुचन होता है। तंत्रिका पेशीय संगम अर्थात जहाँ पर कंकाल पेशी तंत्रिका से मिल रही है, संगम स्थल बना रही है, प्रेरक अंत पट्टिका या प्रेरक तंत्रिका और पेशी रेशा का सार्कोलेमा का संगम स्थल कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा संकेत का प्रेषण होता है, यानी पेशी संकुचन से पहले पेशी संकुचन के लिए संकेत की जरूरत होती है और वह संकेत कहाँ से आता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका अर्थात मोटर न्यूरॉन द्वारा संकेत प्रेषित होता है। संकेत प्रेषण के कारण तंत्रिका संचारी रिलीज होता है जिसका नाम एसिटिलकोलिन है। एसिटिलकोलिन के कारण जो पेशी रेशा है
सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव को उत्पन्न कर देता है। उस क्रिया विभव के कारण जो आगे का है चक्र वह आगे बढ़ता है और क्रिया विभव समस्त पेशी रेशे में फैल जाता है। क्रिया विभव के कारण जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो मसल की कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ से सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त हो जाते हैं। कैल्शियम आयनों का एक्टिन तंतु पर उपस्थित ट्रोपोनिन उप इकाइयों से बंधना, यह अगला चरण है। यहाँ चित्र में यह आई बैंड है, अर्थात एक्टिन के तंतु दोनों तरफ जुड़े हुए हैं जेड रेखा द्वारा। ए बैंड है जिसमें कि जो मायोसिन के सिर हैं, ये एसिटिल कोलिन के रिलीज होने पर तंत्रिका जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन से एसिटिल कोलिन रिलीज होने पर मायोसिन के शीर्ष एक्टिन के सक्रिय स्थलों से बंधते हैं और बंधने के उपरांत आगे की क्रिया होती है। ट्रोपोनिन का एक्टिन तंतु से अलग होना, अर्थात जो मायोसिन के हेड हैं वह कहाँ पर बंधेंगे? एक्टिन तंतु के उन स्थानों से बंधेंगे जहाँ पर ट्रोपोनिन बंधा हुआ है, लेकिन वह ट्रोपोनिन कैल्शियम आयनों से बंध जाता है और एक्टिन तंतुओं से ट्रोपोनिन अलग हो जाता है। अर्थात कैल्शियम आयनों का एक्टिन तंतु पर उपस्थित ट्रोपोनिन उप इकाइयों से बंधना, फिर ट्रोपोनिन का एक्टिन तंतु से अलग होना। ट्रोपोनिन क्यों अलग हो रहा है एक्टिन तंतुओं से? क्योंकि ट्रोपोनिन से कैल्शियम आयन बंध गया है और कैल्शियम ट्रोपोनिन बंध एक्टिन तंतु से अलग हो जाता है। अब ट्रोपोनिन के अलग होने से एक्टिन तंतुओं पर जो स्थान बचा हुआ है, उन स्थानों पर क्रॉस सेतु बनाने के लिए मायोसिन बंधती है। एक्टिन तंतुओं पर ए पट्ट के केंद्र की तरफ खिंचाव व आई पट्टों का छोटा होना। जब ये आई पट्ट अर्थात जब एक्टिन के सक्रिय स्थलों से मायोसिन के सिर बंध जाएंगे और मायोसिन ए बैंड के केंद्र की तरफ गति करेंगे, तो यह आई बैंड पूरा का पूरा दोनों तरफ से अंदर की तरफ सरकेगा और इस प्रकार से सरकने पर यह आई बैंड छोटे हो जाएंगे और मायोसिन को अतिव्यापित कर लेंगे, अर्थात इस प्रकार से पेशी संकुचन की क्रियाविधि हो जाएगी। क्रिया विभव उत्पन्न होने के कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किन आयनों का मुक्त होना प्रारंभ हो जाता है? कैल्शियम आयनों का मुक्त होना प्रारंभ हो जाता है। पेशी संकुचन के शिथिलन में एवं संकुचन में एटीपी की भूमिका क्या है? हम पेशी संकुचन एवं शिथिलन में एटीपी की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। जो एडीपी व अकार्बनिक फास्फेट है, इनसे बंधे मायोसिन के सिर बिना क्रॉस सेतु बनाए हुए स्थित। यहाँ चित्र में जो एडीपी और फास्फेट है, यह बिना क्रॉस सेतु बनाए हुए स्थित है। यहाँ दूसरे बिंदु में एक्टिन से ट्रोपोनिन का मुक्त होना, अर्थात जो एक्टिन तंतु है उससे ट्रोपोनिन मुक्त हो जाएगा और मायोसिन के सिर अकार्बनिक फास्फेट के मुक्त होने पर मायोसिन के सिर से ट्रोपोनिन के स्थानों पर एक्टिन से बंध जाएंगे। यहाँ पर यह एक क्रॉस सेतु बन रहा है, अर्थात यह फास्फेट यहाँ से मुक्त हो गया है। मुक्त होने पर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के सक्रिय स्थलों से बंधकर क्रॉस सेतु बना लिया है। क्रॉस सेतु बनने के उपरांत अगला बिंदु, एक्टिन मायोसिन क्रॉस बंध बंधने के उपरांत मायोसिन सिर ए पट्ट के केंद्र की तरफ गति करते हैं, अर्थात सार्कोमियर में जो ए पट्ट है, यह मायोसिन का सिर भीतर की तरफ गति करेंगे, जिससे कि ये ए पट्ट की तरफ सरकना शुरू होंगे। नए एटीपी के आने पर एडीपी मायोसिन से मुक्त हो जाता है, अर्थात
यह क्रिया होने के बाद जो एटीपी है, नया एटीपी आएगा और वह नया एटीपी एडीपी को मुक्त कर देगा। इस एडीपी के मुक्त होने तथा एटीपी के जुड़ने पर मायोसिन एक्टिन से मुक्त हो जाता है, अर्थात मायोसिन का सिर आप देख रहे हैं एक्टिन पट्ट से मुक्त हो गया है और ए पट्ट से दूर जेड रेखा की तरफ मायोसिन सिर को जाने देते हैं। उपरोक्त क्रिया के दौरान एटीपी ऊर्जा मुक्त कर पुनः एडीपी व अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में कि जो एटीपी है पुनः ऊर्जा मुक्त करके फिर से एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में टूट चुका है। यदि कैल्शियम आयन की सांद्रता क्रांतिक स्तर से कम हो चुकी हो तब एडीपी और फास्फेट होने के बावजूद अगर फास्फेट रिलीज भी हो जाए और कैल्शियम आयन की सांद्रता सार्कोप्लाज्म पर एक क्रांतिक स्तर तक न हो तो यह क्रॉस सेतु नहीं बंधता है, अर्थात उस अवस्था में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन पुनः एक्टिन तंतुओं से आकर के जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिन के सक्रिय क्षेत्र जहाँ पर मायोसिन सिर को बंधना होता है आकर वहाँ पर पुनः ट्रोपोनिन जुड़ जाता है आकर के है और वह उसी अवस्था में अगले संकेत प्रेषण तक मुक्त अवस्था में ही पड़े रहते हैं। पेशी संकुचन एवं शिथिलन के लिए कंकाल पेशियों को ऊर्जा के रूप में किनकी ज़रूरत होती है? एटीपी की ज़रूरत होती है। आज के अध्ययन में हमने सीखा कंकाल पेशियाँ क्या हैं, संकुचनशील प्रोटीन की संरचना क्या है, इसका विस्तृत अध्ययन किया, पेशी संकुचन की क्रियाविधि क्या है, इन सब के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। गृह कार्य नोट करें बच्चों। कंकाल पेशियों को रेखित पेशी क्यों कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, पेशी तंतु के समदैशिक व विषमदैशिक पट्ट किन प्रोटीनों के बने होते हैं? प्रश्न नंबर 3, सार्कोमियर क्या है? चौथा प्रश्न, पेशी संकुचन की क्रियाविधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, पेशी संकुचन में एटीपी की भूमिका का वर्णन करिए। बच्चों, आज हमने विषय जीव विज्ञान की इकाई 5 मानव शरीर विज्ञान के अध्याय 20 जिसका नाम है गमन एवं संचलन के अंतर्गत कंकाल पेशियों की संरचना, संकुचनशील प्रोटीन की संरचना एवं पेशी संकुचन का विस्तृत अध्ययन किया। कोविड-19 के तहत कक्षा 11 के अध्याय 20 गमन एवं संचलन में केवल इतना ही सिलेबस आपके कोर्स में है। अगले वीडियो में हम इसी इकाई 5 के अंतर्गत अध्याय 21 तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय का अध्ययन करेंगे। आप लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को ध्यानपूर्वक देख कर आएंगे जिनकी लंबाई सामान्य से ज़्यादा हो या सामान्य से कम हो। धन्यवाद।